बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 सपोर्ट एंड मूवमेंट डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि मूवमेंट की डेफिनेशन क्या है। तो मूवमेंट क्या है? मूवमेंट इज़ अ रिस्पॉन्स शोन बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टुवर्ड स्टिमुलस, यानी कि कोई भी स्टिमुलाई होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनली या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, उसकी तरफ शो किया गया रिस्पांस जो है वो मूवमेंट है। आइदर टुवर्ड्स द स्टिमुलस मूव होगी या अवे फ्रॉम स्टिमुलस मूव हो सकती है। ये सब मूवमेंट है। जो एनवायरनमेंट में होते हैं ये एक तरह से उसके लिए स्टिमुलाई का काम देते हैं। तो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में किसी न किसी किस्म की मूवमेंट होती है। अब चूँकि प्लांट्स अपनी जगह चेंज नहीं कर सकते तो उनकी वहीं पर ग्रोथ एंड मूवमेंट होती है, जबकि इंसान जानवर वगैरह जगह चेंज कर सकते हैं तो वो उनकी मूवमेंट प्लेस चेंज करके भी होती है, अपनी ही जगह पे भी होती है। जिस तरह उनके ऑर्गन्स जो हैं वो उसी जगह पे मूव कर रहे होते हैं। अब हम आ जाते हैं कि टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलाई। तो इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे। इसमें हो गई ऑटोनॉमिक या स्पॉन्टेनियस मूवमेंट और दूसरी पैराटोनिक और इंड्यूस मूवमेंट। तो ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स क्या होती हैं? ये ड्यू टू इंटरनल स्टिमुलाई होती हैं, जैसे क्रैम्प्स हो गए, इनवॉलंटरी रिलीज ऑफ कैल्शियम की वजह से। और पैराटोनिक क्या होती हैं? ये सारी जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से होती हैं। टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्सेस। तो इनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम लोकोमोटरी मूवमेंट या टैक्टिक मूवमेंट की तरफ आ जाते हैं। तो ये वो टाइप ऑफ मूवमेंट है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपनी जगह चेंज करती है, यानी कि अपनी जगह से हट जाती है, अपनी जगह को चेंज करती है, या तो स्टिमुलस की तरफ या फिर अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। ये इस तरह के मूवमेंट तमाम एनिमल्स में, बैक्टीरियाज में और प्रोटोजोआज में देखी जाती है। सेकंड ट्रॉफिक मूवमेंट होती है, जो कि ऑर्गेनिजम्स की मूवमेंट होती है टुवर्ड्स और स्टे अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, लेकिन अपने सिर्फ ऑर्गन्स को ग्रो करके, ना कि ये कि पूरी अपनी जगह चेंज करके। ये यूजुअली फाउंड होती है प्लांट्स में, फंजाई में या बैक्टीरियल कॉलोनी में। इसी तरह से जिस तरह रूट की ग्रोथ जो है वो वाटर की तरफ होती है, सॉयल में वाटर ढूंढने के लिए, मिनरल ढूंढने के लिए, और स्टेम अपवर्ड ग्रो करती है लाइट की तरफ, क्योंकि लाइट उसका स्टिमुलस होता है तो वो उसकी तरफ मूव करती है, लेकिन जगह चेंज नहीं होती। तो ट्रॉफिक मूवमेंट में प्लेस चेंज नहीं होगी। तीसरी हो जाती है नास्टिक मूवमेंट। ये मूवमेंट होती है जब चेंज इन द ऑस्मोटिक वाटर होता है ड्यू टू स्टिमुलस, और ये इस तरह के प्लांट्स में होती है जैसे टच मी नॉट प्लांट, जो कि टच होते ही उनकी ऑस्मोटिक चेंजेस आती हैं प्लांट के अंदर और वो अपने लीव्स को क्लोज कर लेते हैं। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन? तो लोकोमोशन में जगह तब्दील होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि जब भी प्लेस चेंज होगी, जब ऑर्गेनिज्म अपनी प्लेस चेंज करेगा तो वो लोकोमोशन होगी। जैसे आप साइकिल चला के जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह प्लांट्स ग्रोथ होती है अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो ये उनकी मूवमेंट है। लोकोमोशन मूवमेंट हो सकती है, लेकिन हर मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होती। इसी तरह इंसान के ऑर्गन्स जैसे हार्ट है, लंग्स है, वो भी मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन नहीं। लोकोमोशन के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को जाहिर बात है कि एक बहुत ही बैलेंस और वेल कोऑर्डिनेटेड मैनर में सपोर्ट चाहिए होती है। अब ये सपोर्ट एनिमल्स स्केलेटल सिस्टम से हासिल करते हैं। स्केलेटल सिस्टम शेप भी देता है और सपोर्ट भी फ्राहम करता है। इसके अलावा स्केलेटल सिस्टम सॉफ्ट वाइटल ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन भी करता है, जैसे हार्ट्स और लंग्स और ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है।
स्केलेटल सिस्टम जब सपोर्ट प्रोवाइड करता है तो किस तरह करता है, जिस तरह हाइंड लिम्स की, और हाइंड लिम्स में जो फीमर है, टिबिया फिबुला है, पेल्विक गर्डल है, ये ह्यूमन बॉडी को सपोर्ट फराहम करते हैं। इन लिम्स के साथ मिलकर और वर्टिब्रल कॉलम के जो वर्टिब्री होते हैं उनके साथ इंसान खड़ा हो पाता है, उसको वो स्टैंड स्ट्रेट कर सकता है, फिर वो चल फिर सकता है। इसी तरह से जगह जगह जो कार्टिलेजेस होते हैं वो ऑर्गन्स को सपोर्ट देते हैं और शेप देते हैं। जैसे पिन्ना और नोज़ के कार्टिलेजेस हैं, वो उनको शेप भी देते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। इसी तरह से ट्रैकिया में और लैरिंग्स में सी शेप कार्टिलेजेस होते हैं जो कि उनको प्रॉपर शेप देते हैं और उनको कोलैप्स होने से बचाते हैं। और कार्टिलेजेस एज अ शॉक एब्जॉर्बर भी काम करते हैं। जैसे नी जॉइंट्स में वो टफ पैड्स बनाते हैं और जो भी शॉक लगता है इंसान को रनिंग में, जंपिंग में, उसको वो एब्जॉर्ब करते हैं और डैमेज से बचाते हैं। अब टाइप्स ऑफ स्केलेटन, तो 3 मेन टाइप्स ऑफ स्केलेटन है। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ स्केलेटन है जो कि सॉफ्ट बॉडीज़ एनिमल्स में पाया जाता है और ये फ्लूइड से बना होता है। तो इसके एग्जाम्पल में अर्थवर्म होता है और जैसे जेलीफिश आ जाती है। फिर एक्सोस्केलेटन वो स्केलेटन होता है जो कि आउटसाइड द बॉडी डिपॉजिट होता है और ये आर्थ्रोपोड्स, मोलस्का और हायर एनिमल्स में होता है। ये सपोर्ट के अलावा प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। और इसमें जो है वो जो आर्थ्रोपोड्स में होता है वो ये काइटिन से बना होता है, जबकि मोलस्का में ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है और हायर एनिमल्स में ये प्रोटीन से बना हुआ होता है। इसके एग्जाम्पल्स में क्रैब्स हैं, टॉर्टवाइज है, टर्टल है, स्नेल्स है। थर्ड टाइप की तरफ आ जाते हैं। इसमें ये है एंडोस्केलेटन। इसमें स्केलेटन इनसाइड द बॉडी होता है और ये हायर एनिमल्स में फाउंड होता है। ये शेप भी देता है, सपोर्ट भी देता है, प्रोटेक्ट भी करता है, और जैसे ह्यूमंस में और लार्ज एनिमल्स में। और ये 2 टाइप्स ऑफ इसमें यानी कि टिश्यूज़ होते हैं, जैसे कार्टिलेज हो गया और बोन्स हो गया। कार्टिलेज कॉन्ड्रोसाइट्स से बने हुए होते हैं और बोन्स की जो सेल्स हैं वो ऑस्टियोसाइट्स कहलाते हैं। कार्टिलेज और बोन्स में क्या डिफरेंस होता है? दोनों ही रिजिड सेलुलर स्ट्रक्चर हैं और एंडोस्केलेटल के टाइप्स हैं जो कि बेसिकली ह्यूमन का स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं। वो कार्टिलेज जो है वो फ्लेक्सिबल होता है, जबकि बोन्स हार्ड होती हैं। बोन्स के सेल्स को ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं, कार्टिलेज के सेल्स कॉन्ड्रोसाइट्स कहलाते हैं। कार्टिलेज सॉफ्ट होती है, बोन्स हार्ड होती है क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम फॉस्फेट की डिपोजिशन हुई होती है। बोन्स बॉडी को सपोर्ट करते हैं, उनको शेप देते हैं, बॉडी को शेप देती है। कार्टिलेज जो है वो बोन्स के एंड्स को कवर करती है और जॉइंट्स में होती है ताकि सपोर्ट करे जॉइंट्स को और डैमेज ना होने दे बोन्स को। कार्टिलेज में कोई ब्लड वेसल पेनिट्रेट नहीं करती, लेकिन बोन्स में ब्लड वेसल्स पेनिट्रेट करके स्पंजी एरिया में जाती हैं। जिस तरह बोन्स के बगैर हमारी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, हमारा खड़ा होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो हमें सपोर्ट करती हैं, इसी तरह कार्टिलेज बहुत ही ज़्यादा वाइटल है क्योंकि अगर कार्टिलेजेस नहीं होंगे तो बोन्स डैमेज हो जाएंगी, क्योंकि वो जॉइंट्स पे मूवमेंट में, क्योंकि बोन्स हार्ड होती हैं तो वो डैमेज हो सकती हैं। कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होते हैं। इसी तरह से
कार्टिलेज बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं लैरिंग्स और ट्रैकिया में, जहाँ वो उसको कोलैप्स नहीं होने देते जब एयर इन एंड आउट होती है। तो हमारी बॉडी के लिए कार्टिलेजेस और बोन्स दोनों बहुत ही अहमियत रखते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, कि स्केलेटल सिस्टम इज़ अ डायनेमिक सिस्टम। इसका मतलब ये है कि स्केलेटल सिस्टम एक्टिव रहता है, अपनी ग्रोथ करता रहता है और जो अपने आप को खुद हील कर सकता है। ये एक लिविंग टिश्यू है, इसकी एक्सीलेंट डायनामिक प्रॉपर्टी होती है। आफ्टर इंजरी या स्ट्रेस के बाद ये अपने आप को हीलिंग कर सकता है। 5 to 10% जो बोन्स की होती हैं वो एनुअली डिज़ोल्व हो जाती हैं और न्यू वन से रिप्लेस होती हैं। इसको रीमॉडलिंग कहते हैं। इसके अलावा ग्रोइंग एज में जो बच्चे होते हैं उनको हमने देखा है कि उनकी बोन्स ग्रो करती हैं। ज़ाहिर बात है, एक डायनेमिक सिस्टम होगा तो बोन्स ग्रो करेंगी, हील करेंगी अपने आप को। बोन फॉर्मिंग सेल्स होंगे उसके अंदर, तो ही वो ग्रो कर सकेंगी। इसी रीमॉडलिंग और डायनेमिक करैक्टर की वजह से स्केलेटन अपना शेप और साइज़ भी चेंज करता है। जैसे हाई डिमांड्स हों, जो लोग हैवी लोड्स कैरी करते हैं या फिर इस तरह का काम करते हैं जिससे बोन्स पे बहुत प्रेशर आता है, एक्सट्रीम स्ट्रेस होता है, तो उनकी बोन्स ज़्यादा थिक और मजबूत हो जाती हैं ताकि वो उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकें। यही उसका डायनामिक रोल है। अब इस डायनामिक रोल के लिए बोन्स के पास तीन तरह के सेल्स होते हैं, जिसमें से ऑस्टियोब्लास्ट्स बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं और ऑस्टियोक्लास्ट बोन डिसॉल्विंग सेल्स होते हैं, जबकि मैच्योर बोन सेल्स को ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। बोन रीमॉडलिंग इन्हीं सेल्स के ज़रिए होती है। अब हम इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं कि एक बोन हीलिंग 6 वीक्स के दौरान किस तरह से किन इवेंट्स के ज़रिए हुई। तो जब बोन ब्रेक होती है या फ्रैक्चर होता है तो सबसे पहले वहाँ पे एक ब्लड क्लॉट बन जाता है और उसमें ब्रोकन बोन पीसेस भी होते हैं, और अगर कार्टिलेज है तो उसके पीसेस भी हो सकते हैं। यहाँ पे फेगोसाइटिक सेल्स और ऑस्टियोक्लास्ट जो हैं वो सेलुलर डेब्लिस को आके डिज़ोल्व करना शुरू कर देते हैं और बोन फ्रेगमेंट्स को भी। अब जो है यहाँ पे चूँकि फ्रैक्चर हुआ है तो जो एक थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू बोन्स को नॉर्मली कवर करती है, जिसको पेरीऑस्टियम कहते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं और ऑस्टियोब्लास्ट फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, ताकि इससे जब भी ये इरिटेट होगी, यानी कि जब ये फ्रैक्चर होगी, तो उससे एक कैस्केड ऑफ इवेंट क्रिएट हो जाता है और मज़ीद ऑस्टियोब्लास्ट बनते हैं। इन ये ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं ये एक पोरस मास ऑफ बोन बनाते हैं और इसमें कार्टिलेज के साथ मिक्स करके, जिसको कैलस कहा जाता है, और जहाँ पे ब्रेक हुआ है इसके इर्द गिर्द ये कैलस बनता है। इस कैलस की वजह से जो 2 एंड्स ऑफ द बोन है जहाँ पे फ्रैक्चर हुई है वो एक दूसरे से मिल जाते हैं, और यहाँ पे अब शेपिंग और यानी कि उसकी रिपेयरिंग का प्रोसेस शुरू होता है, उसको दोबारा से मॉडलिंग की जाती है। अब इसमें ऑस्टियोक्लास्ट एंटर हो जाते हैं, जिससे जो एक्स्ट्रा कार्टिलेज या बोन्स फॉर्म हुई हैं उसको सही तरह से वो रिमूव कर देते हैं, जिसकी वजह से बिल्कुल सही शेप में दोबारा से बोन बन जाती है। इस तरह से हीलिंग ऑफ बोन कंप्लीट हो जाती है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ह्यूमन स्केलेटन कितनी बोन्स का बना हुआ है और किस तरह से उसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। तो टोटल 206 बोन्स होती हैं ह्यूमन में, जिनको 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन मेन एक्सिस ऑफ द ह्यूमन बॉडी बनाता है और इसमें स्कल की 22 बोन्स होती हैं और वर्टिब्रल कॉलम की 26 वर्टिब्रा होती हैं, और इसके अलावा जो
रिब केज है उसके 12 रिब पेयर्स हो गए और 1 स्टर्नम बोन हो गई, यानी कि 12 रिब्स का मतलब यानी कि 24 रिब्स हो गई। फिर हम अपेंडिकुलर स्केलेटन की तरफ आ जाते हैं, तो इसके भी हम 3 ग्रुप्स कर लेते हैं। एक अपेंडेजेस यानी कि लिम्स, हाइंड लिम्स, फोर लिम्स, या हम इनको कह दें कि आर्म्स और लेग्स। इसके अलावा पेल्विक गर्डल और पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल को हम शोल्डर गर्डल भी कहते हैं और पेल्विक गर्डल को हिप गर्डल भी कहते हैं। फिर आगे हम ये देखते हैं कि पेक्टोरल गर्डल जो होती है उसमें 2 बोन्स होती हैं, स्कैपुला और क्लेविकल। ये अलग अलग बोन्स होती हैं। और जो फोर लिम्ब होती है वो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना और 8 कार्पल बोन्स और 5 मेटाकार्पल बोन्स और 14 फेलेंजेस से बनी हुई होती है। इसी तरह पेल्विक गर्डल की तरफ आ जाते हैं, तो ये 3 बोन्स होती हैं इसमें, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। ये आपस में जुड़ी हुई होती हैं। और जो हाइंड लिम्ब है या हम उसको लेग्स कह लें, तो उसमें उसकी बोन्स में फीमर आ जाता है, टिबिया, फेब्यूला, पेटेला, 7 टार्सल्स और 5 मेटाटार्सल्स और 14 फेलेंजेस या ऊनियों की जो हड्डियां होती हैं वो हो जाती हैं। आज की डिस्कशन हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, बाकी चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आया होगा और आपको इससे हेल्प मिलेगी। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।